विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे उपभोग फलन का। उपभोग फलन के संबंध में हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के अंतर्गत और उससे पूर्व समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं और समुच्चय के अंतर्गत देखा था कि उपभोग फलन क्या है तथा आमदनी C+S और C+I में दो भागों में बंट जाती है। तो जो प्रतिष्ठित विचारधारा है या जो अर्थशास्त्र की क्लासिकल विचारधारा है, उसके अनुसार उपभोग और बचत दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं, जबकि इसके पश्चात किन्स ने ये कहा है कि उपभोग प्रमुख रूप से आमदनी पर निर्भर करता है या उपभोग पर आमदनी का ही प्रभाव पड़ता है, तथा किन्स के अनुसार उपभोग और आमदनी के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे ही हम उपभोग फलन कहते हैं। आमदनी के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आमदनी के घटने पर उपभोग घट जाता है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्तियों का उपभोग व के लायक आमदनी पर निर्भर करता है, यानी उपभोग हमेशा डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी आमदनी में से जो प्रत्यक्ष कर घट जाता है वो उनकी खर्च योग्य आय नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष कर घटाने के पश्चात जो आमदनी बचती है उसे हम व्यय योग्य आमदनी या डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जिस पर उपभोग निर्भर करता है। ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ये दो भागों में बढ़ जाती है, उपभोग और बचत, यानी C+S, Y=C+S हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से जब हम अपने विश्लेषण में सरकार और विदेशी व्यापार को शामिल नहीं करते हैं तब ये डिस्पोजेबल इनकम स्वयं राष्ट्र की आमदनी और उत्पत्ति के बराबर हो जाती है। इसलिए अनेक जगहों पर उपभोग को व्यय के लायक आमदनी अथवा केवल आमदनी के फलन के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे हम C=फंक्शन ऑफ YD भी लिख सकते हैं और C=फंक्शन ऑफ Y भी ले सकते हैं। इससे हमारे जो विश्लेषण है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। फिर हम आते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति पर। दो तरह की उपभोग प्रवृत्ति पाई जाती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो उपभोग फलन को समझने से पूर्व इनको समझना जरूरी है। आमदनी के प्रत्येक स्तर पर कुल उपभोग में कुल आमदनी का भाग देने से उपभोग की औसत प्रवृत्ति हमें प्राप्त होती है। तो APC उपभोग बटा आय या C बटा Y भी कहा जाता है। C का मतलब उपभोग और Y का मतलब आय से होता है। तो APC जो है वो एक अनुपात होती है। पूर्व में जब हमने राष्ट्रीय आय पढ़ी थी उस समय भी हमने पढ़ा था कि उपभोग और आय का अनुपात जो है वो APC होगी। भारत में 2001 में निजी अंतिम उपभोग पर वह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग 79% अथवा 4/5 भाग था। तो हम कह सकते हैं कि उपभोग राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग होता है। 4/5 भाग या 79% बहुत बड़ा भाग होता है। तो इसके परिवर्तन राष्ट्रीय आय को जरूर प्रभावित करते हैं और बदले में राष्ट्रीय आय के परिवर्तन भी उपभोग को प्रभावित करते हैं। दूसरा फिर हम आते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। जब उपभोग की वृद्धि में आमदनी की वृद्धि का भाग हम देते हैं तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमें ज्ञात हो जाती है। तो MPC उपभोग में वृद्धि बटा आय में वृद्धि, डेल्टा C बटा डेल्टा Y। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग की उस वृद्धि को दर्शाती है जो आमदनी में 1 इकाई की वृद्धि से प्राप्त होती है। यानी अगर हम
आमदनी में 1 इकाई की वृद्धि होती है। अगर 1 रुपया आमदनी में बढ़ता है तो उसमें से कितना रुपया उपभोग किया जाएगा या कितना पैसा उपभोग किया जाएगा, वो एमपीसी होती है। मान लें कि अगर उपभोग की प्रवृत्ति 0.6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आमदनी में अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 60 पैसे उपभोग में वृद्धि होगी। और अगर एमपीसी 0.9 होती है तो ऐसी स्थिति में 1 रुपया आय बढ़ने पर उपभोग में 90 पैसे की वृद्धि होगी। इस प्रकार ये बात अब आराम से समझ में आ गई होगी कि उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी वृद्धि आमदनी में होती है, यानी जितनी आमदनी बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता है। उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है या एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, ये जो होती है ये उपभोग फलन के ढाल के बराबर होती है। जो उपभोग फलन का ढाल होता है उससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम एक उदाहरण लेके इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा है कि C = A + BY होता है। यहाँ A का मतलब होता है स्थिर राशि से उपभोग। मैंने पहले भी समष्टि जो अपन ने अवधारणाएं पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि A का मतलब होता है स्थिर राशि। इस स्थिर राशि का मतलब है कि अगर शून्य आमदनी है किसी की तब भी उस समय उपभोग को ये दर्शाएगी। जितना उपभोग किया जाएगा उसको हम A कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जब शून्य आमदनी है तो उपभोग कैसे संभव हो पाएगा। तो जब शून्य आमदनी होती है तो ऐसी स्थिति में पुरानी बचतों के आधार पर बॉन्ड, शेयर, मकान, अन्य परिसंपत्तियों आदि को बेचकर या उधार लेकर उपभोग किया जा सकता है और किया भी जाएगा। अतः जो शून्य आमदनी है पर भी उपभोग किया जाएगा। जब उपभोग की मात्रा आमदनी की मात्रा से अधिक होती है तो इस समय उपभोग की मात्रा आमदनी से अधिक होगी, क्योंकि आमदनी तो शून्य होगी। इसे अबचत या ऋणात्मक बचत, डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग भी कहकर बुलाया जाता है। और जो ए की राशि होती है वो हमेशा स्थिर राशि होती है और ये शून्य से अधिक होती है। इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन या स्वचालित उपभोग भी कहते हैं। अब हम मान लें कि हमारा जो उपभोग फलन है वो है C = 20 + 0.6y। यहाँ B का मतलब जो है एमपीसी से है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से है, और y का मतलब आय से है। तो ये जो हमने लिखा है ये एक रेखीय उपभोग फलन है। यहाँ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 हमने स्थिर मान ली है। इस उपभोग फलन के आधार पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति व सीमांत प्रवृत्ति का आकलन हम कर सकते हैं। और ये एक नीचे मैं सारणी दे रहा हूँ, इस सारणी के माध्यम से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये जो है C = 20 + 0.6y के हिसाब से रेखीय उपभोग फलन के माध्यम से किया गया है। आय जब शून्य है तो ऐसी स्थिति में उपभोग कितना होगा, 0.6 × y। y की जगह हम 0 रखेंगे तो 0.6 × 0 0 हो जाएगा और 20 बच जाएगा। इसी के आधार पर उपभोग रखा हुआ है 20। फिर एपीसी क्या होती है मैंने बताया था अभी आपको, C/y उपभोग बटा आय। तो 20 में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट आते हैं 50 रुपये आय पर, तो 50 × 0.6 तो कितना हो जाएगा 30, और +20 तो उपभोग हो गया 50, और एपीसी हो जाएगी 50/50। 50 ही उपभोग है और 50 ही आय है, तो एपीसी हो जाएगा 1। एमपीसी निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, ΔC/Δy, यानी उपभोग में वृद्धि बटा आय में वृद्धि। तो अब दूसरे पर देखिए, उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है, 20 से लेकर के कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 बटा कितना हो गया, यहाँ आय में वृद्धि कितनी हुई है 50 की, तो 30/50 या 3/5, तो 5 × 30 0.6 आएगा, और ये प्रत्येक स्तर पर 0.6 ही आएगा। दूसरे पर देखिए, जो है आय जब 100 है तो ऐसी स्थिति में उपभोग कितना हो जाएगा, 100 × 0.6 हो जाएगा 60, +20 हो जाएगा 80, और एपीसी हो जाएगा 80/100 0.8। और इसी प्रकार से एमपीसी हो जाएगा 50 से 80 हुआ है, 30 का अंतर आया है, और इसी प्रकार से आय में अंतर आया है 50 का, 30/50 = 0.6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे तो अंत में हम देखें 260 से
320 जब उपभोग हो रहा है तो आय कितनी हो गई 400 से 500। तो जब 500 रुपये आय हुई है तो ऐसी स्थिति में वाई की जगह अगर हम 500 रखते हैं तो 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 300। 300 प्लस 20 तो हो जाएगा सी इजिकल टू, यानी उपभोग इजिकल टू 320, और एपीसी हो जाएगी 320 बटा 500। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 32 बटा 50 बच जाएगा। 5 छंग 30, 5 चौक 20, तो ये आएगा आपके 0.64। और इस समय भी एमपीसी जो है वो 0.6 रहेगी, क्योंकि हमने इस रेखीय उत्पादन फलन में एमपीसी को फिक्स मान लिया है 0.6। देखिए कितना अंतर आया है, 260 से 320 हुए हैं तो 60 का अंतर आया, और इधर 400 से 500 हुआ है तो ऐसी स्थिति में 100 का अंतर आया, तो 60 बटा 100 0.6। तो इस प्रकार से इस उपभोग फलन के आधार पर हमने औसत उपभोग की औसत प्रवृत्ति व उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का आकलन करके इस तालिका में दिखाया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति तो निरंतर घट रही है। ये प्रारंभ में अनंत होती है और अंत में लास्ट में घट करके 0.64 हो जाती है, लेकिन यह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 पर स्थिर बनी हुई है। 0.6 की मात्रा y का गुणांक है, मैंने बताया था ये y का गुणांक है, यही उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। अब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति में क्या संबंध है, या ये किस प्रकार की दिशाओं में पाई जा सकती है, उनको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एपीसी एवं एमपीसी में संबंध। सबसे पहले हम लेते हैं किन स्थितियों में एपीसी बराबर एमपीसी होगी। ये रेखा चित्र देखिए आप। इस रेखा चित्र में ओ सी उपभोग फलन है ना, और यहाँ नीचे ओ वाई हमने आमदनी ली है और ऊपर ओ सी वाई अक्ष पर हमने उपभोग लिया है, और ओ सी रेखा है वो उपभोग फलन को बताती है। तो अगर हमें ए बिंदु पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो क्या होगी, ए बिंदु पर औसत की उपभोग प्रवृत्ति होगी ए बी बटा ओ बी। ये ए बी बटा ओ बी। ए बी क्या है, कुल उपभोग, और ओ बी कुल आमदनी है ए बिंदु पर, तो इसलिए उपभोग बटा आमदनी, तो ए बी बटा ओ बी हो जाएगा सी बटा वाई के हिसाब से। इसी प्रकार ए बिंदु पर एमपीसी क्या होगी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ये क्या होगी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ये होती है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, यानी उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। क्योंकि हम ओ बिंदु से या जीरो बिंदु से शुरू कर रहे हैं, यहाँ आमदनी और उपभोग दोनों ही शून्य है, यहाँ आमदनी भी शून्य है इस बिंदु पर और उपभोग भी शून्य है। अब जब आमदनी और उपभोग दोनों ही शून्य है तो आमदनी ओ से लेकर बी तक बढ़ती है ना, यानी डेल्टा वाई के रूप में यहाँ हमने नीचे लिख रखा है, और उपभोग बी से लेकर ए तक बढ़ करके ए बी हो जाता है, यानी डेल्टा सी हो जाता है। तो ए बिंदु पर एमपीसी के लिए हमें चाहिए डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी हो गया ए बी और डेल्टा वाई हो गया ओ बी। अतः ए बिंदु पर एपीसी और एमपीसी दोनों ही समान होती है, लेकिन व्यवहार में जब है इस प्रकार की स्थिति बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि शून्य आय पर भी प्राय उपभोग किया जाता है। हमने माना है सी इजिकल टू ए प्लस बी वाई जैसा भी। इस कारण से एमपीसी की मात्रा एपीसी की मात्रा से कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन स्थितियों में एपीसी और एमपीसी समान हो सकती है। दूसरा फिर हम आते हैं जब एमपीसी एपीसी से कम होती है। ये देखिए यहाँ पर ए प्लस एमपीसी इंटू वाई डी, यानी वही सी इजिकल टू ए प्लस बी वाई, यहाँ एम बी की जगह एमपीसी लिखा हुआ है। और ये जो सी वक्र है, ये सी वक्र स्लोप बताता है एमपीसी का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उपभोग वक्र के ढाल के द्वारा हम एमपीसी को ज्ञात कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्पोजेबल इनकम वाई डी ली है और इधर वाई एक्स पर हमने कंजप्शन लिया है। अब यहाँ पर अगर कहीं पर हमें
ज्ञात करनी है। मान लीजिए मैं एक बिंदु लगाता हूँ इस बिंदु पर, है ना, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए। अगर मुझे ए बिंदु पर यहाँ एपीसी और एमपीसी ज्ञात करनी है तो ऐसी स्थिति में इस ए बिंदु से नीचे एक रेखा खींची जाएगी, नीचे जहाँ टच करती है यहाँ मैं बिंदु दे देता हूँ बी। तो यहाँ हमारी जो एपीसी है वो हो जाएगी ए बी बटा ओ बी। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुल उपभोग जो है वो ए बी के बराबर है और जो कुल आय है वो ओ बी के बराबर है, इसलिए यहाँ एपीसी हो गई ए बी बटा ओ बी, जैसा कि पहले वाले चित्र में था। लेकिन एमपीसी ज्ञात करने के लिए हमें इस सी वक्र या उपभोग फलन के जो वक्र है इसके ढाल का मूल्य ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें इस सी रेखा को बाईं तरफ इस तरफ बढ़ाना होगा। जब तक बढ़ाएंगे तब तक कि ये इस एक्स वाली रेखा को काटे नहीं, तो इस बिंदु तक हमें इसे बढ़ाना होगा। इसे हमें नाम दे देता हूं बी। ठीक है, तो अब हमें एमपीसी ज्ञात करनी है अगर ये बिंदु पर, तो यहाँ एमपीसी क्या होगी, एमपीसी इज इक्वल टू, अब एमपीसी हो जाएगी हमारी ए बी बटा क्या आएगा, अब ओ बी नहीं आएगा, अब आएगा डी बी, क्योंकि हमें इस वक्र का ढाल ज्ञात करना है। तो इस वक्र का ढाल ज्ञात करने के लिए हमें ये एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज का ये कर्ण है, हमें कर्ण का ढाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए बी बटा बी डी के द्वारा हम यहाँ पर एमपीसी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो ए बी दोनों एपीसी और एमपीसी में कॉमन है। एपीसी में हम ले रहे हैं ओ बी, जबकि एमपीसी में ले रहे हैं हम डी बी। तो जो डी बी की मात्रा है वो ओ बी की मात्रा से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एपीसी से जो मान आएगा उसकी तुलना में एमपीसी से जो मान आएगा वो कम होगा, क्योंकि डी बी की मात्रा ओ बी की मात्रा से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर ए बी बटा ओ बी की तुलना में ए बी बटा डी बी कम होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर ए बी बटा डी बी कम होगा ए बी बटा ओ बी से। ये बता रही है हमारी एमपीसी और ये बता रही है एपीसी। तो इस प्रकार से एमपीसी लेस देन एपीसी होगी। तो इस चित्र को देखने पर हमें पता प्राप्त चलता है कि शून्य आमदनी पर भी उपभोग की मात्रा होगी। शून्य आमदनी पर उपभोग की मात्रा क्या होगी, ये यहाँ से लेकर के इसको अगर हम ए बिंदु नाम दे दें तो ओ से ए तक ये जो है ये मात्रा होगी उपभोग की, जिसे हम स्थिर उपभोग या ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, स्वचालित उपभोग। तो यह ए की मात्रा होगी। ए बी की दूरी एपीसी के संदर्भ में उपभोग को दर्शाती है, लेकिन एमपीसी के संदर्भ में नहीं दर्शाती है। एमपीसी को मापने के लिए अभी जैसा मैंने बताया कि हमें डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई निकालना होगा, इसलिए हमें डी बी दूरी लेनी पड़ेगी जो डेल्टा वाई को सूचित करती है या आई में वृद्धि को सूचित करती है। आई पहले डी बी का मतलब ये था कि डी से लेकर ओ तक आई क्या है, ऋणात्मक है ना। यहाँ ऋणात्मक का मतलब है कि यहाँ आदमी उधार लेके कर रहा है या अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर खर्च कर रहा है या अबचत के माध्यम से कर रहा है या नेगेटिव सेविंग के माध्यम से खर्च कर रहा है। तो किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए उसी चित्र को यहाँ दिखाया गया है वापस कि ये किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर जहाँ पर हमें एमपीसी ज्ञात करनी है तो हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बना सकते हैं और डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकाल करके डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई के माध्यम से
ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, यानी उपभोग फलन का ढाल अथवा बी कहा जाता है। इधर देखिए सी के ऊपर लाइन खींची हुई है, इजिकल टू ओ आर, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर उपभोग, तो इतना उपभोग तो हमेशा ही होगा, चाहे आई हमारी शून्य भी क्यों ना हो। तो इससे पहले अगर हम आर से एक्स अक्ष की तरफ नीचे जाएंगे तो जो आई आएगी वो ऋणात्मक आई होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एम पी सी इजिकल टू ए पी सी और एम पी सी लेस देन ए पी सी। अब इसके एक और अन्य कार्य पर चलते हैं हम, कि अगर मान लीजिए हमारा उपभोग फलन वक्र के रूप में, ये तो था रेखा के रूप में है ना, अगर वक्र फलन के रूप में हो, जैसे ये सी सी बता रखा है, तो ये वक्र के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में हम ए पी सी और एम पी सी कैसे ज्ञात करें? इस पर हमने एक वाई इजिकल टू सी रेखा डाली है ना, जो आमदनी बराबर उपभोग को बताती है। यानी हमने इधर ओ वाई पर आमदनी ली है, ऊपर ओ सी पर उपभोग लिया है, तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है ये 45 डिग्री की रेखा, और जितनी आय होगी उतना का उतना उपभोग हो जाएगा। ये हमें इस रेखा के द्वारा पता चलता है। जब आमदनी जीरो है इस 45 डिग्री की रेखा पर, तो उपभोग भी जीरो है। जैसे जैसे इस रेख सी वाई इजिकल टू सी रेखा पर हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जितनी आय बढ़ेगी उतना का उतना उपभोग कर लिया जाएगा। अब ये जो उपभोग फलन वक्र है सी सी, इसको ये रेखा ए बिंदु पर काटती है, तो ए बिंदु पर शून्य बचत की स्थिति होगी, है ना, या इसे बचत का शून्य बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ इसको वक्र को काट रही है। तो ये जो y इजिकल टू सी रेखा है, ये बताती है कि जितनी आय हो रही है उतना का उतना उपभोग हो रहा है। तो ए बिंदु पर चूंकि ये इस वक्र पर आ रहा है और ये इसे काट रही है, तो ए बिंदु पर जितनी आय है उतना का उतना उपभोग कर लिया जाता है, यानी बचत यहाँ तक शून्य है। इसको संतुलन बिंदु या इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। अब चित्र को देख करके हम बचत की मात्रा का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर ओ डी आमदनी है, अगर ओ डी आमदनी है, देखिए टिक टिक रेखा नीचे आमदनी के पास में लिखा हुआ है डी, अगर आमदनी है तो वहाँ पर बचत की मात्रा क्या होगी? बचत की मात्रा ये देखिए, उपभोग फलन से ऊपर वाई तक हम जाएंगे तो वाई इजिकल टू सी बता रहा है, वाई इजिकल टू सी बता रहा है, तो यहाँ बचत की मात्रा होगी ई एफ के बराबर, क्योंकि इस उपभोग फलन पर ई बिंदु पर उपभोग किया जा रहा है ना, जबकि आई जो है वो है ओ डी और उपभोग फलन ऊपर तक जा रहा है एफ तक, क्योंकि यहाँ उपभोग की मात्रा जो है वो डी ई है, तो इसलिए ई एफ जो है यहाँ बचत की मात्रा है। तो यहाँ ई एफ हमें एक तो बचत का पता चलता है, दूसरा ई बिंदु पर एपीसी क्या होगी? अगर हम ई बिंदु पर एपीसी ज्ञात करें तो ऐसी स्थिति में ए बिंदु से हम नीचे आए हुए रेखा है हमारे पास, तो इस पर हो जाएगा ई डी बटा ओ डी, सीधा सा है ना, यहाँ ये ई से लेकर डी तक और ओ से डी तक, तो ई डी बटा ओ डी मात्रा के रूप में हमारे पास जो है एपीसी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमें अगर एमपीसी ज्ञात करनी है तो एमपीसी यहाँ क्या होगी? तो अगर हमें ई बिंदु पर एमपीसी ज्ञात करनी है तो एक तो ये तरीका है कि हम ई बिंदु से नीचे आएँ, ए से ई पर आएँ, और यहाँ ए से लेकर के और एक हम डॉट डॉट की रेखा खींचते हैं जो इस एफ डी रेखा को बी बिंदु पर काटती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो उपभोग में परिवर्तन हुआ है वो ई बी के बराबर हुआ है, और यहाँ आई में जो परिवर्तन हुआ है वो ए बी के बराबर हुआ है। तो यहाँ इस रेखा का जो ढाल है या सी सी वक्र का ढाल है वो हो जाएगा ई बी बटा ए बी या डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो अगर हमें यहाँ एम पी सी ज्ञात करनी है तो एम पी सी हो जाएगी ई बी बटा ए बी या ओ सी बटा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई के रूप में। या अगर हमें ई बिंदु पर एम पी सी ज्ञात करनी है तो एक और तरीका हो सकता है कि हमें इस ई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी, यानी एक ऐसी रेखा खींचनी होगी जो इस ई बिंदु को स्पर्श करे इस प्रकार, और इसको हमें आगे तक ले जाना होगा। तो इस प्रकार से इस बिंदु को नाम दे देते हैं जी। तो यहाँ अगर हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ बिंदु था ई, तो ई डी बटा जी डी, इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो जो है
प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो हमने पहले बताया था उस प्रकार से, या एक जिस बिंदु पर हमें एमपीसी ज्ञात करनी है वहाँ हम स्पर्श रेखा खींच करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में क्या संबंध है। तो इन चित्रों को देखने के पश्चात अब हमारी समझ में आ गया है कि जब उपभोग फलन मूल बिंदु से गुजरता है और एक सरल रेखा के रूप में होता है तो एपीसी इजिकल टू एमपीसी होता है। जब शून्य आमदनी पर भी कुछ मात्रा में उपभोग किया जाता है, जैसे हमने लिखा था C इजिकल टू 20 प्लस 0.6y, है ना, जो उदाहरण दिया था उसमें ऐसी स्थिति में उपभोग फलन रेखीय होता है, तब एपीसी घटता हुआ और एमपीसी स्थिर पाया जाता है। हमने देखा था एपीसी जो है तालिका में देखा था हमने निरंतर घट रहा है, जबकि एमपीसी 0.6 पर स्थिर बना हुआ है। जिस स्थिति में एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हुए होते हैं उसमें एमपीसी में गिरावट एपीसी की गिरावट से अधिक पाई जाती है। तीसरा संबंध ये है कि जब दोनों घटते हैं तो ऐसी स्थिति में एमपीसी में गिरावट एपीसी की गिरावट से अधिक पाई जाती है, इसलिए एमपीसी लेस देन एपीसी हमने दूसरे चित्र में देखा था। अब निर्धन देशों में है या भारत जैसे विकासशील देशों में है, वहाँ एमपीसी बहुत ऊंची पाई जाती है, प्राय ऊंची पाई जाती है। जैसा मैंने 2001 का उदाहरण दिया था 79%, यानी अगर ₹1 आय बढ़ती है तो 80 पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। और संपन्न देशों में या विकसित देशों में यह बहुत ही नीची पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि निर्धन देशों में या विकासशील देशों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होने से आमदनी के बढ़ने से पहले वे अपना उपभोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि मेरी आमदनी बढ़ेगी तो पहले ही उपभोग को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें अतिरिक्त आमदनी का ज़्यादा अंश प्राय बचाने में लगाया जाता है। वो लोग बचाते हैं क्योंकि उनकी उपभोग की प्रवृत्ति या जिन वस्तुओं का उनको उपभोग करना है उनसे वो लगभग तृप्त हो चुके होते हैं, इसलिए आमदनी के बढ़ने पर उसका ज़्यादा अंश वो बचाने में लगा देते हैं और उपभोग पर उसका कम अंश खर्च करता है। तो इस प्रकार से आज हमने उपभोग फलन के तहत औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और इन दोनों में क्या संबंध है के बारे में अध्ययन किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि आगे जब हम उपभोग फलन किन्स के उपभोग फलन को करेंगे तो ये एपीसी और एमपीसी की अवधारणा समझ में आना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।